चलिए बेटा, कल हम आपको कोई के नियम में आ गए और डेराइव करके यहाँ तक ला दिए हैं A1 बराबर अब मैं पुनः दोहरा करके तब फिर आगे बढ़ता हूँ। पहले डाउट्स बताइए बेटा। नो सर। तो कल आपने हमें सिखाया था कि अगर कोई भी पिंड अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है और उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए तो उसका कोणीय संवेग हमेशा नियत अर्थात पहले का कोणीय संवेग बराबर बाद का कोणीय संवेग। यस सर। हाँ, पैर हिलाइए नहीं, एकदम आराम से बैठिए, तभी ब्रेन रहेगा। तो बेटा क्लियर हो गया? यस सर। अब हमने कल आपको कई एग्जाम्पल बताए, आपके पंखे पर भी बता दिए, साइकिल पर भी बता दिए और उपग्रह का भी बता दिए और आपको बताया कि आप पैडल मारना बंद करते हो तो तुरंत नहीं बंद होगा। पंखा स्विच ऑन करो तो भी बंद नहीं होगा तुरंत। तो हमने कहा था कि तब फिर रुक क्यों गया? तो हमने आपको बताया क्योंकि उस पर बाह्य बल एक हवा का लगा और एक बैरिंग के घर्षण से और हमने दिखा दिया वही उपग्रह वाला कि देखो वहाँ कोई बाह्य बल नहीं, इसलिए वो जितना उपग्रह लॉन्च हो रहा है वो सब वहाँ जितने दिन तक उसमें चार्ज उसकी एनर्जी मिल रही है वो आपके लिए काम कर रहा है। अब एनर्जी मिलने बंद तो हमने बताया वो कचरा हो गया, यानी अरबों रुपया खत्म हो गया, पानी नहीं चला। लेकिन वो घूमना बंद नहीं करेगा क्योंकि उसको घूमने के लिए ऊर्जा चाहिए ही नहीं, वो थोड़ी संवेग से घूमना है। अब एक चीज और बता दें, जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो देखना अगर आप साइकिल के स्टैंड पर साइकिल को स्टैंड से उतार कर ध्यान से सुनना बात को, आप साइकिल पर बैठ जाओ, आप पैर मत लगाओ, देखना गिर जाओ। और जब मोड़ पर मुड़े थे तो वो वाला हम आपको पढ़ा चुके हैं कि क्यों नहीं गिरे थे। लेकिन अब जरा सोचो कि जब अब आप साइकिल चलाने लगते हो तब तो पैर नहीं लगाते और साइकिल एकदम चलती ही जाती तब नहीं गिरते हो। और उसी प्रिंसिपल पर बाइक भी चल रही है, बाइक स्टार्ट कर दिए चालू हो गई नहीं गिरते हो। लेकिन जैसे ही रोक दो गिर जाओगे। तो क्यों? तो हमने कल बताया इसके बारे में, क्योंकि वो बात मैं बता के ही तुमको कोणीय संवेग का सूत्र ड्राइव किया कि बेटा जब भी कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो अक्ष के सापेक्ष यानी घूर्णन त्रिज्या के सापेक्ष उत्पन्न रेखीय संवेग ही कोणीय संवेग कहलाता है। यानी वो कोणीय संवेग है जो तुमको आगे बढ़ा रहा है और गिरने नहीं दे रहा है। अब तुम अगर इसको प्रैक्टिकली करना चाहो तो देखना देहातों में बच्चे गडारी बना के ऐसे ठोक दे और उसको न छुए तो भी वो चलता जाता है। जाके संभालना पड़ता है, नहीं समझ सकता। अब समझ में आ गया? तो ये है इसका मतलब। अगर तुमसे एक जानवर कभी वाइवा करे कि बेटा आपकी साइकिल चल रही है तो ये चल कैसे रही है, गिर क्यों नहीं जा रही है? आप कहोगे कोणीय। अब पूछेगा सीधे क्यों जा रही, तो परिभाषा सुनाओ। घूर्णन त्रिज्या के साथ बताया गया है ना। अब तो डाउट नहीं है। अब आओ, अब हम आपको इसको सूत्र में दे दें और फिर आगे के चैप्टर में इसका लाभ भी लेंगे। बताओ बेटा, पूर्वकर्षण में या इसी को चाहो तो लिख सकते हो Ji equal to J initial angular momentum equal to I angular momentum, and this
इसे हिंदी में पूर्व का शब्द है। अब बोला ना? यस सर। आप कल का आप पढ़े हो गणती परिभाषा तो याद है ना सर? जड़त्व कोड़ी के गुणनफल को कोड़ी कहते हैं। आप पढ़ते हो J बराबर I into ओमेगा। जब पहले का है तो दोनों का वर्गमूल कर दो। I ओमेगा I into ओमेगा यानी I1 ओमेगा बराबर I2 ओमेगा। अब इस सूत्र से आप न्यूमेरिकल लगा लोगे। अब इस सूत्र का एक और फॉर्म बनाने जा रहा हूँ जिस फॉर्म की मुझे जरूरत है और जो कल का बोला हूँ कि इस थ्योरी पर कैसे जादू दिखाई जाती है वो भी बताऊंगा। चला ना? यहाँ देखिए बेटा, अब आप मेरे चित्र से समझ गए हो कि ये तो रिंग बॉडी। अब ये रिंग बॉडी का अगर मास एक है, देख रहे हो? और ये मूव कर रही है। तो अभी कल मैंने दोहराया भी था, किताब का भी कुछ भी गिरे पहले उठा लिए थे, ये सरस्वती पहले। तो बेटा आप पढ़े हो, कल का भी बताए थे, पिछले दिन तो पढ़े ही थे, अभी फिर दोहरा दे रहे हैं। मैंने कहा था कि बेटा जब भी हम जड़ता गुण का सूत्र लिखते हैं तो पहले देखते हैं कि वो बॉडी कौन सी है। रिंग है कि डिस्क है, गोला है, गोलीय कोश है या बेलन है। पांच ही तरह का पढ़ना था। तो आप जानते हो रिंग है तो हमारी स्क्वायर होता है। अभी सूत्र को जा रहा हूँ बेटा टर्न करने। तो बोलो आई बराबर, बताओ इसकी त्रिज्या छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन ये पिंड का मास तो नहीं बदल जाएगा। mr1 स्क्वायर अब बताओ m से, अब देखना ध्यान से। अब इससे तो मैं पता चलेगा कि कोई भी बॉडी अगर एंगुलर मोमेंटम में है तो वहां मास मायने नहीं रखेगी। क्लियर हो रहा है? बताओ r1 स्क्वायर को मैं r1 into r1 ओमेगा 1 लिख सकता हूँ। R2 भी R2 ओमेगा 2 लिख सकता हूँ। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। R ओमेगा बराबर V, तो R1 V1, बोलो ये V कोणीय संवेग संरक्षण का ही फार्मूला है। यदि जब कहते हो कि कोणीय संवेग नियत रहेगा तो तुम उसे I J1 बराबर J2 चाहे I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 में भी डील कर सकते हो। अथवा V1 R1 बराबर V2 R2 में भी डील कर सकते हैं। अब बताओ क्या हम इसको R करके नहीं कर सकते कि VR is equal to cos? तो क्या जानते हो फिर इसका अगर इन दोनों का गुणनफल नियतांक है तो दो केस के लिए V1 R1 बराबर V2 R2 पता है? यदि ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी घूर्णन गति कर रही है तो उसका रेखीय वेग, याद है रेखीय वेग और घूर्णन त्रिज्या का गुणनफल हमेशा, और इससे भी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। यानी संरक्षण नियम को तरह से बोला जा सकता है कल वाला कि when a body is making the angular velocity or rotating on its own rotational axis, so then the product value of linear velocity and the gyration is always constant. This is also called law of conservation of angular momentum. आगे बेटा तो आप इस सूत्र से अगर आपको कोई में कुछ सवाल में ना बता रहे इसका इस्तेमाल
सामान्य पानी से एक खुराक है, ठीक है। कब जब उसमें गुड़न त्रिज्या के साथ देव दिया हो, यानी जुकाम के साथ बुखार ना हो तब, है ना। क्लियर हो गया सबको? तो बताओ बेटा, अब कोड़ी सम्यक संरक्षण का सिद्धांत क्या है? अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं। यदि कोई दृढ़ घूर्णन गति और उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए, इसको तो खुआर है आ रहा है बेटा, वायबल ना लगाया जाए तो उसका देखिए और घूर्णन का घूर्णन हमेशा। अब कोई डाउट नहीं ना है? ये अब कर लिया आपको? चलिए कर लीजिए जल्दी से, तो बोल दे रहा हूँ लिख भी लीजिए, तब तक आप लिख लो बेटा। If a body is making a rotational movement and no any external force is acting on it, so then the product will कभी आप बना ये दोनों का ही नहीं, इनको कभी लिखना, then the product will of linear force and its gyration and its gyration, G-Y-R-A-T-I-O-N, gyration is always constant। हाँ, अब आप लोग कहोगे तो आप लोग भी अतः सूत्र से स्पष्ट है, सूत्र से स्पष्ट है कि यदि घूर्णन गति कर रहे पिंड पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसके रेखीय में और घूर्णन त्रिज्या का गुणनफल त्रिज्या का गुणनफल हो गया बेटा? यस। घूर्णन त्रिज्या का गुणनफल सदैव नियत रहता है। हो गया बेटा? यस। अब आइए, अब हम आपको इस पर पहले बता दे रहा हूँ कि मैजिशियन कैसे कलाकारी दिखाते हैं, और उसके बाद इस प्रयोग को, अब की समय कम है, पढ़ाना ज़्यादा है, इसलिए अगर समय मिलेगा तो बाद में आपको कई एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं पूरा समय निकालना चाहूँगा कि जल्दी से सिलेबस राइट है। क्योंकि आपको पता है 60 दिन बाद एग्जाम में बैठ जाए। चलिए तो देखिए, अब आप यहाँ से आइए और सुनिए, V इनको R इक्वल टू कांस्टेंट, तो बताइए बेटा V इज इक्वल टू कांस्टेंट बटा रेडियस हो जाएगा। यस सर। अब आप कहते हैं कांस्टेंट घटाते ही बराबर हट जाएगा। यस सर। तो V व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यस सर। अब आप समझ रहे होंगे कि मामला उल्टा चल रहा है। अगर हम त्रिज्या बढ़ा देते हैं तो वेग रिड्यूस हो जाएगा, और अगर त्रिज्या को घटा देते हैं तो
अब आइए आपको इस पर पहला एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूँ। आप लोग कभी सर्कस देखे हो? Yes, sir. तो देखना, अगर नहीं देखे हो तो टीवी या यूट्यूब में देख लो ना। अब देखे हो तो अच्छी बात है। अब देखना, मैं इस पर पहला एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रहा हूँ कि वो एक्रोबेट बोलते हैं नट नटी को, हिंदी में नट नटी कहते हैं, और सर्कस के जितने पात्र हैं उनको एक्रोबेट्स कहा जाता है। मतलब जो करतब दिखा रहा है वो एक्रोबेट है, हिंदी में नट नटी है। बोलिए, बात समझ में आ गई आपको? आप पकड़िएगा। जैसे देखिएगा, सर्कस में एक गोल घूमने वाली मेज होती है, और वो मेज एक समान स्पीड से चलती है। मतलब उसमें कोई रेगुलेटर नहीं लगा हुआ है। देखे होंगे जब उस खिलाड़ी जब वो एक्रोबेट्स दिखाती है अपना करतब, तो वो बिल्कुल चारों ओर दर्शक बैठे होते हैं, अब मेज सामने रहती है, और वो मेज प्रोग्राम के हिसाब से बार बार हटती रहती है, और उसी को लड़की आके करतब दिखाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो घूमने वाली मेज अपने कांस्टेंट स्पीड से चलती है, राइट? अब उसको वो लड़की करती क्या है, ये देखिए। अब कल्पना करिए कि ये घूमने वाली मेज है, राइट? अब वो लड़की आएगी और मेज के ठीक बीचों बीच, यानी आप समझ लो रोटेशनल एक्सिस पे जा रही है, और जाके ऐसे खड़ी होके तुरंत ऐसे हाथ फैला देगी। अब आप देखोगे वो लड़की ऐसे घूम रही बड़ी धीरे धीरे, लेकिन तभी अचानक वो हाथ ऐसे सिकोड़ देगी। सिकोड़ते ही देखना, अब आपको दिखेगा कि बड़ी तेज नाचने लगी। आ गया समझ में? अभी कुछ लोग को नहीं आया है। जब वो लड़की घोड़े नच पर खड़ी थी तो हाथ फैलाई थी, तो इतनी त्रिज्या में वो मूव कर रही है, यानी त्रिज्या ज्यादा थी। अब जैसे ही हाथ से खोल लिया, अब देखो मास का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वही लड़की है या तो छोटी कर लेने से 100 ग्राम कम हो गई है, ऐसा नहीं हुआ है। तो देखो उसने रेडियस सिकोड़ लिया, यानी घोड़े त्रिज्या कम कर लिया, और देखो वेलोसिटी, और लोग ताली बजाने लगते हैं कि कैसी इतना हो। अब आपको ताली अवश्य बजाना चाहिए उसके लिए, हमारे लिए नहीं। आप लोग ऐसे ताली बजा रहे हैं, सामान्य करतब दिखा रहे हैं। आप मतलब समझ में आ गया ना? तो ये देखो बेटा, ठीक है? तो बेटा ये इस वजह से, यानी इस संवेग के ट्रांसफेरी से वो जो है आपको अपना वेलोसिटी घूमने का धीमे या तेज करके दिखाती है। और अब करने की जरूरत नहीं कि अगर आप सीढ़ी पर से गिर जाए तो क्या होता है, रोल करने लगते हैं। तो अब आपकी त्रिज्या जो ऐसे खड़े थे वो सिकुड़ के चुपड़ी हो गई है, तो त्रिज्या रेडियस होने से बड़ी तेजी से धमनियां भागे नीचे। अब समझ में आ गया? अब हम आपको इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल ले देते हैं, स्कूटर का। स्कूटर जो होती है, स्कूटी देखना उसके पहिए छोटे होते हैं, बाइक का बड़ा, दोनों में एक समान पावरफुल इंजन लगे हुए हैं, लेकिन आपको हमेशा लगेगा कि स्कूटी बड़ी तेज भाग रही है। आगे समझ? तो अब तो आप भी जादू दिखा सकते हैं। अरे तो एक टेबल सीखने से थोड़ा जादू हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो आप थोड़ी श्रमिक संरक्षण पर कंफर्म हो गया आप लोग? अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको क्या, गांव के हर एक व्यक्ति को, शहर के भी व्यक्ति को आपने प्राय सुना होगा कि जाड़ा में दिन तनी उड़ को हो गया, फट से सवेर होला संजा हो जाए। ये क्या चक्कर? ये चक्कर और कोई नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और बताए थे जब रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा रहे थे
कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चलती है और दीर्घ वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्याएं घटती बढ़ती रहती है। तो जब वो छोटे पथ पे आ जाती है तो त्रिज्या कम हो जाती है, तो वेलोसिटी तो आपको लगता है कि दिन छोटा हो गया। और जब बड़े पथ पे जाती है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, तो आपको लगता है बड़ा देर ले अजूर है। यदि मैं इशारा करके और जाड़ेगी आगे आपको सुन, यानी ये सारा मामला पृथ्वी भी तो कर रही है ना रोटेट। अब सबको क्लियर हो गया? तो ये चल रहा था बेटा कोणीय संवेग संरक्षण का रूल। और इसी रूल पर एक सवाल और दिमाग में आ गया, तो वो सवाल पेपर में आता है। आप लोग कभी स्विमर्स को देखे? स्विमर्स वाले तैरने वाले, और आप लोग देखिएगा जब ये स्विमिंग कंपटीशन होगा तो एक स्विमिंग में जंपिंग कंपटीशन, इसमें पूल में ऊपर देखिएगा वो लड़के जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो ऊपर चढ़ जाते हैं और वो उस पर कूदते हैं, कूद के पानी में जंप मारते हुए अपने शरीर को रोल करते हैं। तब देखिएगा ऊपर से कूदते समय उसका बॉडी धीरे धीरे आ रहा होगा, और जैसे ही अपने को रोल कर देगा बड़ी तेजी से आगे पानी मिलेगी, गिर के तालाब के बॉटम से न टकरा जाए, इसलिए डूबते ही शरीर को फैलाया। अच्छा देखा वो कौन पे स्कूल का काम कर रहा है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ और कई बार कहा हूँ कि आपके घर जितना भी खिलौना खेलने वाला है सब साइंटिफिक है, सब में साइंस लगा हुआ है। जैसे एक अभी आपको बता दे रहा हूँ, 12 में आइएगा तो उसका काम बताऊंगा। अगर आप बाजार से हवाई जहाज खरीद के ले आइए खिलौना, खोल के देखिएगा उसमें कहीं टार्च यानी कहीं सेल नहीं लगी होगी, लेकिन चाबी मार के आप चालू कर दीजिए तो देखिएगा जब तेजी से जमीन पर दौड़ने लगेगा तो उसमें लाइट जलना शुरू होगी। ये मैग्नेटिक इंडक्शन से ये उसी तरह हुआ है जैसे अंधेरे कमरे में आज जाड़ा आ रहा है, स्विंटर निकाल के ऐसे झाड़िएगा तो देखिएगा मार स्पार्किंग मारेगा और हर वक्त वो चमकेगा। और सूखा बाल में कंघी फंसा के खींचिएगा चट चट मारेगा। तो 12 में आइएगा तो इसका कार्ड बढ़ाएगा। ये घटना कौन सी होती है? तो अभी मैं ऐसे आ गया दिमाग में तो बता दिया। तो स्विमिंग वाला समझ में आ गया कि जब वो फैला रहता है तो घूर्णन त्रिज्या बड़ी रहती है, वेलोसिटी कम रहती है, और जब उस बॉडी को सिकोड़ता है उम्मीद है आप सब आपको देखना। तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संवेग। बताए थे ना कि अभी हम डेफिनेशन और देखेंगे। बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग में संवेग। तैयार हो बेटा? रिलेशनशिप जिसको आते हैं ना वो बोला करें, क्योंकि अंग्रेजी बहुत जरूरी है और पेपर में सब इंग्लिश में, इसलिए हिंदी पर इतना मुतासिर हो जाइए कि आगे बढ़ने पर आपको वो हिंदी आपके लिए बाधा बन जाए। तो रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क, जैसे
शॉर्ट में टॉम कह देते हैं। Yes. तैयार है आप? Yes, sir. देखिए आपको तीसरी परिभाषा याद होगी, इसके मैं लिख दे रहा हूँ। जानते हैं टारसी इक्वल आर इक्वल टू फाइव, सही है? Yes, sir. और आपको अल्फा भी आता होगा। Yes, sir. कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय दर कहते हैं। और डी ओमेगा बाई डी। आपत्ति विपत्ति? No, sir. बताओ बेटा। आई इनटू ओमेगा को जे कहे थे कि नहीं? Yes, sir. तो जब ये बदल रहा है तो ये भी डीजे हो जाए। Yes, sir. चलो डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा लो। Yes, sir. देखो इसने गाना बजा दिया। Yes, sir. क्या कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। है ना? Yes, sir. कोलावरी कोलावरी वाला गाना नहीं बजाया है? Yes, sir. क्या बजाया है? डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा लो। Yes, sir. सही कहा कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर को क्योंकि डीजे पे टाइम से डिवाइड किए तो रेट आ गई। Yes, sir. उसका नाम बता दो। Yes, sir. बन गई चौथी कड़ी। Yes, sir. कोणीय संवेग परिवर्तन की दर को चौथी की डेफिनेशन। Yes, sir. अभी गाना याद रहेगा ना डीजे वाला? Yes, sir. अपने मतलब में याद रख लीजिए, कर लीजिए तो लिखिए। कोणीय आप लिख लो बेटा, द रेट ऑफ चेंजिंग द एंगुलर मोमेंटम। The rate of changing the angular momentum is called torque. अब हिंदी में लिखो। Yes. कोणीय संवेग परिवर्तन के दर को बदल Yes. अब चलिए अब हम लोग अंतिम पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे जड़त्व आघूर्ण का प्रमेय, Yes. थियरम ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण के प्रमेय। बोलो बेटा, इतना में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? No, sir. और तो बेटे जानो कि जड़त्व आघूर्ण के कितने प्रमेय हैं। तो साइंटिस्ट ने जड़त्व आघूर्ण पर ऑब्जर्वेशन करके कुल 2 थ्योरम प्रतिपादित किए। एक को कहते हैं लंब अक्षों का प्रमेय और दूसरे को कहते हैं समांतर अक्षों का प्रमेय। Yes. आया समझ? Yes, sir. जड़त्व आघूर्ण के कुल 2 प्रमेय हैं। दो प्रमेय हैं। Yes. Yes. पहला लंब अक्षों का प्रमेय, लंब अक्षों का, अच्छा, और दूसरा समांतर अक्षों का प्रमेय। हाँ बेटा लिख लो। There are 2 theorems
Momentum of theorem of perpendicular axis. Theorem of perpendicular axis और दूसरा theorem of parallel axis. सुने ना आपको? एक है लंब अक्षों का प्रतीक और एक है समानांतर अक्षों का। अब चलिए बेटा दोनों प्रमेय को बारी-बारी पहले हेडिंग दीजिए लंब अक्षों का। चलिए हो गया तो पहले सुनिए इसके बाद हम बोर्ड में आता हूँ देखिए बात क्या है पहले ध्यान से सुनिएगा अगर सपोर्ट दिमाग लंबी है तो भी सुनिए अभी चित्र बनाऊंगा तो सपोर्ट में दो लंबवत अक्ष एक्स अक्ष अब ये दो लंबवत अक्ष हो गए। अब आप वेक्टर पढ़े हो तो याद भी है और द्रव्यमान केंद्र वाला किसी इसके पीछे पढ़ाया गया। यस सर। इन तीनों का कंसेप्ट माइंड में रखे रहिए। पहले वेक्टर का मतलब एक्स अक्ष पर अगर लंबवत वाई अक्ष हो तो इनका परिणामी मान जेड अक्ष पे होता है और उसका परिणामी वैल्यू आपको वेक्टर में पढ़ाया गया है r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सबको आता हो? और अभी हाल ही में जब पढ़ा रहे थे 2 डायमेंशनल मोमेंटम तभी बताए थे और प्रैक्टिकल भी करते थे। और ये थ्योरम कहता है कि यदि दो लंबवत अक्षों के परिणामी मान पर कोई एक कण घूर्णन गति कर रहा हो तो उसका परिणामी आघूर्ण उसके लंबवत अक्षों के आघूर्णों के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर x अक्ष का आघूर्ण है i अक्ष आघूर्ण को बताओ i से जड़ आघूर्ण को i से शो करते हैं तो अगर x अक्ष का है i अक्ष y अक्ष का है i y अब परिणामी z पे जाएगा i z तो i z बराबर i x प्लस i y यही अभी दिखाऊंगा। पहले मैं दिमाग पर जोर दिलवाना चाह रहा हूँ ताकि जिसको रूल पीछे का क्लियर है पहले वो अपना ब्रेन यूज करे। श्योर हो गया? ये देखिए x अक्ष है ये y अक्ष है दोनों देखिए लंबवत है। आप वेक्टर के नियम से इनका परिणामी मान z पे जाएगा तो हमारा जो पिंड है वो उसी पर है z यानी दोनों लंबवत अक्षों के परिणामी और वो वहां रह के क्या कर रहा है तभी ना जड़ता गुण पैदा होगा। नहीं पढ़े थे घूर्णन का जड़त्व ही तो वो वहां घूर्णन गति कर रहा है तो उस अक्ष का जड़त्व आघूर्ण जो लंबवत अक्ष है उन दोनों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। यही if the two axes are perpendicular and the body is rotating on its magnitude, so then the momentum of inertia over the resultant axis
is always equal to the sum of momentum of inertia of perpendicular axis। यानी कि दृढ़पिंड जो घूर्णन गति कर रहा है उसका परिणामी जड़त्व आघूर्ण उन लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्णों के योग के तुल्य होता है। आ गया? अब चलिए करके दिखाते हैं। पहले लिख लीजिए, यदि कोई दृढ़पिंड दो लंबवत अक्षों के परिणामी अक्ष पर घूर्णन गति कर रहा हो तो उसके आघूर्ण का परिणामी मान लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्णों के योग के तुल्य होता है। योग के यही है बेटा क्या लंबवत अक्षों का। अब हम बताएंगे अभी चित्र बना के इनको भी दिखा दें तब तो लोग मन में पढ़ लो। देखो पढ़ोगे भी जरूर 20% दिमाग में आ जाएगा। एक rigid body is rotating relative to resultant axis of the two perpendicular axes so then its resultant value of momentum of inertia is always equal to the sum of momentum of inertia of the perpendicular axis। अब आओ सब बच्चे पढ़ लिए हो। अब चलो देखो प्रैक्टिकल अब जैसे मैं मैडम से समझा रहा था वही कर रहा हूँ। बताओ बेटा ये एक्स एक्सिस यस सर वाई एक्सिस बोलो बेटा ये वाई एक्सिस और both axes are intersecting here that is the origin point। यस सर और वेक्टर लॉ के अनुसार इनका रिजल्टेंट बताओ जेड पर यस सर ये जेड एक्सिस होगी यस सर
ये बात मैं और समझाना। इतना में क्या दिक्कत आ रहा है? एवरीथिंग ओके? आप देखो, इसीलिए बोला था 2 मिनट पढ़ लो। तो आपकी बॉडी कहाँ है? इन अक्षों के परिणामी अक्ष। तो बोलो इन दोनों का परिणामी ये है, उसी पे रख के रोटेट कर रहा है। अब देखो रेड से दिखाओ, देखो यहाँ वो पार्ट बी है, इतना बेटा जो पार्ट बी पॉइंट बी पे है, जिसका मास m है, और अब वो देखो मूल बिंदु से जेड दूरी पे है, और यहाँ रख के क्या कर रहा है? उधर गति कर रहा है बेटा। ये देखो, देख रहे हो एक्सिस घूम रहा है। ये लो मार दिया, कर रहा है रोटेशन। आप दोनों क्या प्रॉब्लम है? ओके, अब यहाँ से लंबा ऋषि, थोड़ा सा कमर से सीधा बैठो, थोड़ा और बोलो। देखो यहाँ पे, अब ये थोड़ा सा चीज अच्छा चल। अब यहाँ से हम इस पर लंब डाल रहे हैं। दरअसल ये बाहर आ गया है, इसको मुझे थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। ये इस तरह से ठीक है बेटा? यस सर। अब यहाँ से लंब डाल दो, इसमें लंब डाल दो, बताओ ये दिखाई दे रहा है? यस सर। वाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को तो इसका भी वहाँ कर दो ताकि पढ़ने में सुविधा हो जाए। यस सर। P है, इसका नाम M रख देना, इसका M है। और अब बोलो इस बिंदु का निर्देशांक x y है। यस सर। जब पढ़ा रहे थे निर्देशकों वाला द्रव्यमान के अंदर तो बताए थे कैसे निर्देशांक तय किया जाता है। यस सर। भूल गए? तो अब यहाँ से लंब डाल दी, तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x, यहाँ से लेके यहाँ तक y है। यस सर। और देखो ये इसमें मूव कर रहा है। यस सर। तो मूव कर रहा है तो ये जुड़ना है। सही है? यस सर। अब क्या दिक्कत आ रही है? नो सर। तो अगर z का घटक तो आगुण iz हो, x का IX, I का तो बेटा आप यही लिखे हो कि इसका रिजल्टेंट जो लड़का होगा यस सर। एक दो के बराबर, ये दो साइड के बराबर, योग के बराबर होगा। यही यस सर। आप समझ में आ रहा है? यस सर। क्या भी नहीं आ गया सर। कितने लोग क्लियर हो? पक्का? यस सर। झूठ नहीं ना? नो सर। अब देखो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यदि लंबवत अक्षों के परिणामी अक्ष पर कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है। यस। अब तो सीखो कि मैं कैसे अब खटाक से अभी धीरे धीरे बोल रहा था, अब देख के देखो कितनी तेजी से बोल रहा हूँ। यस। यदि दो लंबवत अक्षों के परिणामी अक्ष पर कोई पिंड घूर्णन कर रहा है तो इसका परिणामी ऋणात्मक आघूर्ण घूर्ण दोनों लंबवत अक्षों के ऋणात्मक आघूर्ण के योग के बराबर होता है। यस सर। ऐसे ही डेवलप कर रहा है व्यक्ति। तो एक बार फिर से बेटा आज विकास सुस्ता है। हाँ चले जाए तो बोलो if there is a body is existing on the resultant of the perpendicular axis and making the rotational movement, so then its resultant value of momentum of inertia is always equal to the sum of moment of inertia of the perpendicular axis. आ गया? अब तैयार कर लिए? यस सर। बना लिए हो तो फिर
कर रहे हैं तब तक तुम लिखो कंसीडर दैट x and y are the perpendicular axis and a particle has been placed over its resultant axis to the point P which coordinate value is x y rotating in z direction. ठीक? अब इसमें अभी लोग को भी माना x और y लंबवत अक्ष है जिनके परिणामी अक्ष z के बिंदु P पर z के बिंदु P पर आवाज आ रही है P पर m द्रव्यमान का एक कण रखा गया है जिसका निर्देशांक xy वह z के सापेक्ष घूर्णन गति करना z के सापेक्ष z घूर्णन त्रिज्या में घूर्णन गति करना तो बताओ बेटा घूर्णन गति कर रहा है तो देखो z त्रिज्या का ये रिंग बन गया कि नहीं? जड़ तो आपको सबको पता है आई बराबर है मान इसलिए इस अक्ष का जड़त्व आई जेड हो अब आप लिख लो उसका जड़त्व आई जेड हो if the momentum of inertia is Iz then you need to know that बोलो बेटा जरा कि जड़ का गुण रिंग लिखा होता है m r स्क्वायर होता है बेटा m r स्क्वायर जरा बोर्ड में आ जाओ और इसका द्रव्यमान तो m है यस सर त्रिज्या कितनी है z तो बोलो क्या लिखो z कोई तकलीफ नो सर अब मत लिखना क्योंकि अब थोड़ा ध्यान से सीखना है चलो बताओ सब लोग तैयार हो यस सर यार देखो तो बेटा यहाँ से लंब डाल लेते हैं ना यस सर क्या ये एक समकोण त्रिभुज बन गया यस सर समकोण त्रिभुज PMO प्राइम मेजर ऑफ दिस PMO बताओ पाइथागोरस का करने लगा दिया यस सर पाइथागोरस का कोई सबको आता है यस सर कर्ण का वर्ग बराबर तो बोलो ये स्क्वायर यस OP स्क्वायर बराबर PMO स्क्वायर बताओ बेटा OP का वैल्यू z है यस सर
बोलो यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं आपको? बोलो ये इसी के बराबर है? ये देख ही रहे हो ये अक्षर? मिट गया। अब उम्मीद आप समझ गए होगे? समझ गए हो पर अब बोलो ना। अब बोलो जेड स्क्वायर में आप वैल्यू रखते? आई जेड इज इक्वल टू एम। पोस्ट खोल दे क्या? बताओ mx स्क्वायर प्लस my स्क्वायर। अब बताओ आई जेड ये देख रहे हो? जो इसके सापेक्ष ये घूम रहा है ना? तो बोलो सूत्र है mr स्क्वायर। इसकी त्रिज्या x बनेगी। तो बोलो mx स्क्वायर बराबर i और my स्क्वायर बराबर i y। देखो आगे वही है जो सिद्ध करना था। हो गया प्रूफ? यही ना कहा था थ्योरम ने कि उसके परिणामी अक्ष के सापेक्ष अगर घूर्णन गति कर रहा है तो उस अक्ष का जड़त्व शेष दोनों अक्षों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। देखो हो गया? प्रूफ हो गया? अभी पूरा भरा नहीं ना बेटा? एक मिनट। बेटा पीछे कोई प्रॉब्लम? सही है? So IZ is equal to IS plus ये था बेटा लंब अक्ष। अब दूसरे प्रमेय में पूछा है समांतर अक्ष। अब चलो इसको भी पहले जवानी समझो, पे नोट करो, ये चित्र बनाते हैं। अब ऐसे समझो, देखो समांतर अक्ष का प्रमेय जो कह रहा है ना बेटा, उसको थोड़ा सा मन लगा के समझना पड़ेगा और चित्र आपका एकदम क्लियर कर दो। लेकिन पहले समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ये कहता है कि कोई पिंड अपने अक्ष के परिधि घूर्णन में दिखा रहा है। अब जैसे देखो मैं इशारे से कर रहा हूँ, ये देखो एक जड़ पिंड ऐसे घूर्णन गति कर रहा है, तो इसका घूर्णन अक्ष यहाँ बीचों बीच कर अब क्या कहता है कि अब अगर इसके घूर्णन अक्ष के समांतर एक और अक्ष खींचो, समझ आया? प्रॉब्लम? ध्यान से सुनो। अब ये लंब वाला बात नहीं कह रहा है, समांतर, तो ये इसका घूर्णन अक्ष अब इससे कुछ दूरी पर एक समांतर अक्ष खींच लो। अब कहता है कि अब अगर खींचकर इस अक्ष के सापेक्ष आप घुमाओ, ठीक है, तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा उसके द्रव्यमान केंद्र वाले जड़त्व आघूर्ण और जो अब घूर्णन अक्ष खींचे, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष एक समांतर अक्ष खींचे हो, उसके द्रव्यमान और अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बात समझ में? इसीलिए मैं
मैंने कहा था कि थोड़ा सा दिमाग से सुनना होगा, अभी चीजें बनाऊंगा तो क्लियर होगा, बोझ नहीं आएगा दिमाग में। आ गया बेटे? क्या मैंने कहा था, फिर से शुरू। इसी की मदद ले लेते हैं। जैसे मान लो ये बॉडी है और इसके परितक घूम रही है, ये गोल्डन आर्च हो गया। अब हमको इसके समानांतर एक अक्ष खींचना है और उसके सापेक्ष घुमाना है। तो बोलो टोटल मास तो द्रव्यमान सेंटर में है, तो इसका जो जड़त्व गुण है वो अब प्लस हाई यहाँ से अगर ए दूरी पे है तो बोलो ये दूरी का वर्ग और इसका मास का गुणनफल यानी m² अब वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर इसका जड़त्व गुण आई है आया तो m × a² प्लस अब वो होगा जड़त्व। समझ आया? अब और चित्र बनाता हूँ ताकि आसान हो। चलो बेटा, ये देखो कोई ये रिजिड बॉडी है, ये रेगुलर मास की होगी। और ये देखो ये हमने एक अच्छे पहले से और यहाँ से आर दूरी पर ये कोई एक पार्टिकल है पी, जहाँ एक m मास का कण रखा गया है। अब वह देखो इसकी परिधि क्या करना है, तो बोलो अब ये हो गया इसका जड़त्व। ठीक है, अब इसमें तो कोई नई बात नहीं, ये तो वही बात है। लेकिन अब कहता है कि अब आप इसके घूर्णन अक्ष के समानांतर एक नया अक्ष खींचिए, तब समांतर अक्ष। और अब बताइए यहाँ से कितनी दूर खींचा हमने? कुछ एक। तो अब जब इसकी सापेक्ष आप घुमाओगे तो बताओ अब आपका ये कण उसी त्रिज्या में घूमेगा या हेतना प्लस हेतना त्रिज्या में घूमेगा? अब घूमेगा 1 प्लस अलगे त्रिज्या में घूमेगा। तो अब इसके सापेक्ष जब घूमेगा तो अगर इसका जड़त्व गुण हम मान ले आई आया, तो यह जब यहाँ घूम रहा था उस समय इसका जो जड़त्व गुण रहा, और अब जो द्रव्यमान अभी वही है ना, और अब इनके बीच की दूरी a है, तो इसके वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर ये। अब आ गया समझ में? नहीं आ गया? अब बोल रहा हूँ। अब इस जड़त्व का गुण का नाम हम रख रहा हूँ द्रव्यमान केंद्र का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो, यदि कोई द्रव्यमान किसी अक्ष के परितः गति कर रहा है तो यदि उस अक्ष के समानांतर कुछ दूरी पर एक नया अक्ष खींचा गया है और उसके परितः घुमाया जाए तो अब उस पिंड का समस्त जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले जड़त्व आघूर्ण तथा द्रव्यमान और उस अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर। इसी को समांतर अक्षों का प्रवेग है। आगे समझ में? कितने लोग को आया? हाथ उठा के बताओ। पक्का? बोल सकोगे? ट्राई करते हैं फिर से ताकि दिमाग पर लोड न पड़े।
यानी अब देखो मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ ताकि तुमको बोलना थोड़ा इजी हो। यदि किसी द्रव्य के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन अक्ष के समानांतर दूरी कोई अक्ष खींचकर इसे घूर्णन गति कराया जाए, तो इसका समस्त जड़त्व आपको कौन है? समस्त जड़त्व। इसका समस्त जड़त्व उसकी द्रव्यमान केंद्र के जड़त्व यानी आईसीएम करते हैं। सीएम समझते हैं ना? सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र के जड़त्व तथा कण के द्रव्यमान और अक्षों के बीच की दूरी वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यस सर। प्रॉब्लम? नो सर। देखिए, यदि किसी जड़ पिंड के घूर्णन अक्ष के समानांतर घूर्णन अक्ष के समानांतर हो गया अक्ष खींचकर उसके परितः घूर्णन गति कराई जाए, घूर्णन गति कराई जाए तो उसका समस्त जड़त्व आपको उसका समस्त जड़त्व हो गया। उसके द्रव्यमान केंद्र के जड़त्व आपको द्रव्यमान केंद्र के तथा द्रव्यमान व अक्षों के बीच की दूरी अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल वर्ग के गुणनफल के योग के तुल्य होता है। आया बेटे? यस। देख रहे हो ना सामने? यस। द्रव्यमान एम कहाँ है? अक्षों के बीच की दूरी ए रही है। यस। ए का वर्ग तो यहाँ है। यस। फिर गुणा करके जोड़ा है तो बराबर है। यस। बस वही बात को फिर देखकर अब कोई प्रॉब्लम है? तो बेटे इसे कहते हैं समांतर अक्षों का प्रवेश। अब पढ़ लो मन, आप लिख लो बेटे। आफ्टर ड्राइंग an axis parallel to the rotatory axis of a rigid body, a rigid revolving body. So then the total momentum of inertia in the total momentum